What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर फैमिली. सबसे पहले तो धनतेरस की पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं. अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए. पहले धनतेरस, फिर दीपावली, फिर गोवर्धन, फिर भैया दूज. तो पूरा ये जो वीक है लगभग आप लोगों का फेस्टिवल का जाने वाला है. तो अच्छे से इसको एंजॉय कीजिएगा जितना अच्छे से आप लोग एंजॉय कर सकते हैं. और उसके बाद में जैसे ही ये फेस्टिवल सीजन खत्म होता है तो तुरंत अपना बैक टू द पवेलियन आइएगा और फिर अपना शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई कीजिएगा. पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन दिनों में भी आप लोगों को बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी है. देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैं आप लोगों के साथ में कई बार पहले भी शेयर कर चुका हूं. उसमें से ये जैसे एक्सरसाइज करनी है तो एक्सरसाइज लगभग कोशिश करो कि जैसे वीक में 7 दिन होते हैं, 7 में से 6 दिन तो करो ही. एक दिन का रेस्ट आप लोग ले लो. इसी तरीके से पढ़ाई आप लोग कीजिए. कम से कम 24 घंटे में से 3-4 घंटे तो मिनिमम पढ़ने के रखिए ही रखिए. जिस दिन आप लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे उस दिन भी 3-4 घंटे पढ़िए. उसमें जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे. मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को बस ये एग्जाम की किताबें पढ़नी है. कुछ मोटिवेशनल बुक पढ़ लीजिए, जो और अच्छा लगता है कुछ पढ़ने का वो कर लीजिए. मतलब कुछ अच्छा कीजिए, कहने का मतलब ये होता है. ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा. यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट बात बोली गई है और ये नॉर्मली आप लोगों को लाइफ में देखने को मिलेगा कि अगर कोई इंसान आप लोगों के साथ में कुछ गलत करता है तो आप लोगों को धोखा देता है किसी भी तरीके से, तो आप लोगों को क्या करना होता है अपने मन की शांति रखने के लिए उस इंसान को माफ कर देना चाहिए. हाँ, ये सही है कि उस इंसान को माफ कर देना चाहिए, पर लेकिन अपने आप को ऐसा कर लेना चाहिए कि वो इंसान दोबारा कभी आप लोगों को धोखा न दे सके, दोबारा कभी आप लोगों को बेवकूफ न बना सके. ये दूसरी वाली जो बात है ये आप लोगों को बहुत ज्यादा फोकस देनी पड़ेगी. क्योंकि एक बार चलिए जो हो गया, दुनियादारी जो चल गई उसको माफ कीजिए, अपनी लाइफ को अपने काम पर लगाइए. पर लेकिन दूसरे मौका मत दीजिए इंसान को कि वो फिर से आप लोगों का बेवकूफ बना सके, फिर से धोखा आप लोगों को दे सके. अब ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है. तो इससे आप लोग जो है अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन दे पाएंगे. आज का जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये वेडल सी जाकर मैप में नहीं हारेगा कहां पर ये लोकेटेड है. बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में. तो आइए एक ओवरव्यू ले लेते हैं. सबसे पहले क्या क्या आज हम लोग को डिस्कस करना है, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. यहां पर ये जो आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल यहां पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. अभी आप लोगों को पता है कि अर्णब गोस्वामी को छोड़ दिया गया है जेल से, तो उसी के बारे में यहां पर एक डिफरेंट तरीके का एंगल दिखाने की कोशिश की गई है. तो इससे काफी कुछ डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीलिम्स मेंस में बन सकता है और इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं. यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है आईपीएल के बारे में. तो जानेंगे आईपीएल जो अभी हुआ उसके बारे में क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिली. तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा आप लोगों को, जिससे कुछ क्वेश्चन बने तो उसका आइडिया आप लोग रख सकें. नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कोविड-19 और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में. तो ये कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग आर्टिकल बोल सकते हो. अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐसा रूल लाया गया है जिसमें जो भी हमारे जो खासकर ओटीटी प्लेटफॉर्म है उनको रेगुलेट करने की बात की जा रही है, डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने की बात की जा रही है. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए. राइट टू वर्क के बारे में बात की जा रही है. कैन द राइट टू वर्क बी मेड रियल इन इंडिया? क्या इसको रियलिटी में वास्तविक हम लोग बना सकते हैं इंडिया के अंदर? तो ये क्या पॉसिबल है? तो इसके बारे में बात की जा रही है. तो इसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे. पोस्ट ब्रेक्जिट, यानी कि ब्रेक्जिट जब हुआ, यानी कि यूरोपियन यूनियन से जब ब्रिटेन बाहर निकला, उसके बाद का क्या यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के बीच में क्या चीजें चल रही हैं और यहां पर यूके जो है वो क्या सोच रहा है इसके बारे में. ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे. ये यहां पर कार्टून है, इसको हम लोग देखेंगे. इसी के साथ में आज है फ्राइडे और फ्राइडे को यहां पर जर्नलिस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है. बाकी अगर आप लोगों को लगता है ये लेक्चर सुनने के बाद में पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो यहां से जाकर पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं. और इसी के साथ में 180 से ज्यादा पॉलिटिकल लेक्चर में बना चुका हूं, उनकी सबकी पीडीएफ भी आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा. एक जगह इकट्ठी आप लोग को मिल जाएगी. तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक एक कर आर्टिकल देखते हैं. सबसे पहले आप लोगों के सामने यहां पर ये कार्टून है. ये कार्टून जो आर्टिकल सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूं उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं. यहां पर कार्टून में क्या दिखाया गया? कार्टून में ये दिखाया गया कि अर्णब गोस्वामी को बेल दे दी गई है. ठीक है, जबकि यहां पर इससे पहले और भी दुनिया भर के लोग खड़े हुए हैं. कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, कुछ विकलांग लोग भी हैं, कुछ प्रेग्नेंट वुमेन भी हैं और भी कई तरीके के लोग हैं यहां पर जो इससे पहले खड़े हुए हैं. पर सुप्रीम कोर्ट ने लाइन में पीछे जाकर यहां पर इन भाई साहब को सबसे पहले बेल दे दी. आखिर सुप्रीम कोर्ट को इनमें ऐसा क्या इंटरेस्ट दिख गया कि यहां पर इनके राइट की बात आ गई, इनके हक की बात आ गई. बाकी के जो सारे लोग हैं वो यहां पर आखिर क्या कर रहे हैं? ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे सलमान खान वाला केस था. इस तरीके के जो बंदे होते हैं जो कि एक तरीके से जो रिच पीपल है सोसाइटी के अंदर, ये संविधान जो होता है, ये रूल और रेगुलेशन होता है, ऐसा लगता है ये गरीब लोगों के लिए है, बस उनको कंट्रोल करने के लिए है. ये राइटर यहां पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पावरफुल होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट रहते हैं, फिर पैसे के बूते पर काफी अच्छी खासी उनकी पोजीशन होती है, तो वहां पर ऐसी सिचुएशन आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेगी कि उनका नंबर सबसे पहले लग जाता है. तो इसी को समझाने की कोशिश यहां पर की गई है. तो सबसे पहले आप लोगों के सामने यहां पर क्वेश्चन भी है.
इसको भी आप लोग देखिए, तब आप लोग अच्छे से चीजों को अटैच कर पाएंगे। यहां पर बात की जा रही है कि इंस्टेंट प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी मस्ट बी नोन, यानी कि सबके लिए होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि प्रायोरिटी बेसिस पर होना चाहिए कि अर्णब गोस्वामी के लिए तो यहां पर पर्सनल लिबर्टी की बात आ गई और दूसरे लोगों के लिए पर्सनल लिबर्टी नहीं है। यहां पर आखिर क्या दूसरे लोग जो है वो इंडियन सिटीजन नहीं है, उनकी पर्सनल लिबर्टी के बारे में कौन बात करेगा? तो इस आर्टिकल में अंदर घुसने से पहले मैं आप लोगों को यहां पर ये पर्सनल लिबर्टी क्या है और ये सारी चीजें क्या है, इसके बारे में आप लोग को डिटेल में बताता हूं। जब आप लोग संविधान के अंदर जाएंगे तो हमारे संविधान में पार्ट थर्ड में, जो पार्ट थर्ड है उसमें फंडामेंटल राइट रखे हुए हैं। जो फंडामेंटल राइट है ये 12 से लेके 35 तक आप लोगों को यहां पर नजर आ जाएंगे। तो ये 12 से लेके जो 35 तक है, इसमें जो एक आर्टिकल है आर्टिकल 21, उसके ऊपर ये आर्टिकल है। आर्टिकल 21 यहां पर बात करते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, यानी कि हमारी जो लाइफ है उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। इसी के साथ में पर्सनल लिबर्टी होनी चाहिए हमारी लाइफ से रिलेटेड, यानी कि पर्सनल लिबर्टी यहां पर होनी चाहिए, यानी कि व्यक्तिगत की स्वतंत्रता यहां पर होनी चाहिए। हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत की स्वतंत्रता। यहां पर एक ही पर्टिकुलर बंदे को तो आप लोगों ने स्वतंत्रता का भाव दे दिया है, दूसरे को आप लोगों ने नहीं दिया है। तो यहां पर बोला गया कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ द लाइफ, नहीं ऑफ हिज लाइफ, यानी कि उसकी लाइफ से उसको डिप्राइव आप लोग नहीं कर सकते हैं। पर्सनल लिबर्टी ये आप लोग अकॉर्डिंग टू लॉ आप लोग दीजिएगा, यानी कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को तो आप लोगों ने लिबर्टी दे दी, हाँ ये स्पेशल पर्सन है अर्णब गोस्वामी है, दूसरे को नहीं दी क्योंकि ये तो रिक्शे वाला है। आखिर उसको वो पर्सनल लिबर्टी क्यों नहीं दी गई है? जबकि यहां पर ये बोला गया कि पर्सनल लिबर्टी और ये सारी चीजें फंडामेंटल राइट ये वाला 21वां जो अवेलेबल है, ये इंडियन सिटीजन के लिए तो अवेलेबल है, ये फॉरेन के लिए भी अवेलेबल है, यानी कि ये तो आप लोग को जो मतलब पर्टिकुलर इंसान है तो ये इंसानों को राइट देना पड़ेगा। इसमें ये भी नहीं देख सकते आप लोग कि वो इंडियन सिटीजन है, नेपाल का है, बांग्लादेश का है, कहां का है, नहीं। आप लोगों को यहां पर ये देखना है कि ये फंडामेंटल राइट जो है पर्सनल लिबर्टी वाला आप लोगों को हर एक पर्सन को देना पड़ेगा, यहां पर ये बात बोली गई है। आर्टिकल 21 यहां पर दो बातों के बारे में बात करता है, एक तो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है और राइट टू पर्सनल लिबर्टी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है। तो राइट टू लाइफ के बारे में क्या बात करेगा? राइट टू लाइफ जब सब में यहां पर यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि अगर आज की डेट में आप लोग इंडिया के अंदर रह रहे हैं और इंडिया में भी आप लोग दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर यह कि दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। तो पोल्यूशन का मतलब हो गया कि इंसानों की जान जा रही है पोल्यूशन की वजह से, तो ये भी राइट टू लाइफ के अंदर में आएगा। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन की वजह से लोगों की जान जा रही है, लोगों को हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, तो यहां पर फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। इसीलिए हमारी कंट्री में एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहां से निकल कर आया? वो आर्टिकल 21 से निकल कर आया, जिसमें हम लोगों ने राइट टू लाइफ के बारे में बात करी। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, जो कि डायरेक्ट आप लोगों से फ्रीक्वेंटली ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फंडामेंटल राइट जब आर्टिकल 21 के बारे में बात करते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट राइट एक तरीके से माना जाता है यहां पर, जो आप लोग यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी दी जाती है। आखिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों बोला? आप लोग इसको ऐसे समझिए, नॉर्मल सी बात है यार। जैसे मान लीजिए आज की डेट में मैं यहां पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं अपने राइट के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मेरी किसी भी रीजन की वजह से यहां पर जान चली जाए तो आप लोग ये बात है फिर मेरे राइट का क्या मतलब रह गया? यानी कि मैं तो दुनिया में नहीं हूं। अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो राइट कहां से रह जाएंगे? तो इसीलिए सबसे पहले तो इंसान का जिंदा रहना जरूरी है ना। तो यहां पर जब बात करते हैं राइट टू लाइफ के बारे में तो इसका मतलब है कि सबसे पहले तो उसको जिंदा रहना चाहिए। जब वो जिंदा रहेगा तभी तो उसके राइट होंगे। अगर पोल्यूशन की वजह से जान जा रही है या फिर कोई और मुद्दे की वजह से जान जा रही है तो राइट टू लाइफ का बेस जो है सबसे पहले लाइफ है, यानी कि इंसान जिंदा होना जरूरी है। इसीलिए इसको सबसे इंपॉर्टेंट राइट यहां पर बोला गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया इसको हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट का दिल है ये। रीजन क्या है? रीजन वही है जो मैंने भी आप लोगों को बताया कि इंसान जब जिंदा होगा तभी तो उसके फंडामेंटल राइट होंगे यार। जब जिंदा नहीं होगा तो फंडामेंटल राइट कहां से लेके आओगे उसके लिए? तो इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला हार्ट ऑफ द फंडामेंटल्स राइट, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछे हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स किसको बोला जाता है तो आर्टिकल 21 को यहां पर ये बोला जाता है। और किसके द्वारा बोला गया? हमारा जो न्यायालय है तो उसके द्वारा यहां पर ये बोला गया। जो राइट जो यहां पर बात की जा रही है राइट टू लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट द राइट टू सर्वाइव, यानी कि सर्वाइव के बारे में नहीं बात कर रहे हैं ओनली, ये एक तरीके से कंप्लीट लाइफ होनी चाहिए डिग्निटी के साथ में। आप लोग इस लाइफ को एक तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, यानी कि आप लोगों की लाइफ जो होनी चाहिए वो एक डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए, इज्जत होनी चाहिए लाइफ में यार। लाइफ आप लोग ऐसी जियो कि हाँ लगे कि हाँ जी रहे हैं लाइफ, यानी कि कट रही है जैसे तैसे करके। तो जो एक तरीके से गोल यहां पर रहता है राइट टू लाइफ का और यहां पर लिबर्टी का, वो बेसिकली यही रहता है कि अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब प्रोसीजर ऑफ लॉ, यानी कि हमारे संविधान में या फिर हम लोगों ने अगर कोई लॉ बना रखा है उसके हिसाब से होना चाहिए। यानी कि पहले अर्नब का नंबर आ गया, अर्नब भैया यहां पर किससे कनेक्टेड थे, अच्छे एक तरीके से वो सारी बातें बोली जा रही है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला 1993 में, तो यहां पर आप लोग देखते हैं यहां पर यह है उन्नी कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस। ये जो केस है इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जो बातें बोली ये राइट टू लाइफ का इंटरप्रिटेशन दिया यहां पर, और इसमें 21वां जो आर्टिकल है उसके अंदर कवर किया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से घुमा फिरा कर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर आप लोग बोलते हैं पता नहीं कहां से आ गया यार एग्जाम में। सोचिए यहां पर एक बार
अगर बात कर रहे हैं 21वें के बारे में, क्या क्या बातें बोल रहे हैं, राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करेंगे तो भी यहां पर देखने को मिलेगी, राइट टू शेल्टर, रहने के लिए जगह होनी चाहिए, राइट टू सोसाइटी में हम लोग को सोशल जस्टिस मिलना चाहिए, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट सोसाइटी में हमारा होना चाहिए। इसी के साथ में राइट अगेंस्ट हैंडकफ, हैंडकफिंग यानी कि एक तरीके से हथकड़ी नहीं लगानी है। तो अगर आप लोगों से बोले कोई गिरफ्तार करके ले जा रहा है तो हमारा संविधान बोलता है राइट टू, हमारा संविधान बोलता है आर्टिकल 21 में कि आप लोगों को यहां पर हैंड कफिंग भी नहीं करनी है, यानी कि एक तरीके से पर्सन को एक डिग्निफाइड लाइफ के थ्रू आप लोगों को बेसिकली रखना है। हैंड कफ यानी कि आप लोग किसी के घर में आए, आप लोग उसको हथकड़ी लगाकर ले गए। अब ये जरूरी नहीं है वो गुनहगार है, हो सकता है कि उसको गलती से पकड़ लिया गया हो, जब वो अदालत में जाए जाकर छूट जाए तो इनडायरेक्ट वे में तो बेइज्जती कर दी ना, आप लोग उसको हथकड़ी लगाकर ले गए। तो इसलिए राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग ये भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिला। इसी के साथ में राइट अगेंस्ट कस्टोडियल डेथ, जब कस्टडी में किसी की डेथ हो जाती है तो ये भी काफी एक गलत कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। डॉक्टर का असिस्टेंस मिलना चाहिए। इसी के साथ में राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग नहीं होना चाहिए, किसी को उठाकर डाल दिया, टांग दिया, पेड़ पर लटका दिया। इसी के साथ में राइट ऑफ कल्चर, जो यहां पर बात की जा रही है कल्चर हेरिटेज के बारे में, पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, ये भी फंडामेंटल राइट के अंदर कवर किया था आर्टिकल 21 के तहत, जिसके एनजीटी के बारे में मैंने आप लोगों से बात की। राइट फॉर एवरी चाइल्ड टू ए फुल डेवलपमेंट, यहां पर इसी के चलते आप लोग राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। जब यहां पर आप लोगों ने देखा हमारी कंट्री में 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन के बारे में बात की, तो वो भी आप लोगों को यहीं से निकल के आता है, ठीक है। इसी के साथ में प्रोटेक्शन ऑफ अंडर ट्रायल के बारे में बात की जा रही है, अगर किसी को अंडर ट्रायल लिया जा रहा है तो वहां पर भी प्रोटेक्शन आती है, तो वहां पर भी आप लोग देखते हैं। राइट टू हेल्थ एंड द मेडिकल एड के बारे में बात की जाती है। तो ये सारे जो राइट निकल कर आ रहे हैं, ये सारे राइट आर्टिकल 21 के साथ में आप लोगों के सामने आकर खड़े होते हैं। तो इसलिए आर्टिकल 21 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। इसी के साथ में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट किसको बोला जाता है, आर्टिकल 21। हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है, ये आप लोग बताइए। हार्ट एंड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान में किसको बोला जाता है और किसके द्वारा इसको बोला गया था ये शब्द, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है। अब यहां पर आर्टिकल के अंदर चलते हैं थोड़ा सा डिटेल में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर एक तरीके से पर्सनल लिबर्टी के ऊपर जो बात की गई, अर्नब गोस्वामी जो कि एक टीवी एंकर हैं, इनके बारे में, तो यहां पर ये बोला गया एक तो इनका जो गिरफ्तार करना वो गलत था, यानी कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा जो इनको गिरफ्तार किया गया, इस तरीके से किसी पर्सन को आप लोग गिरफ्तार नहीं कर सकते, बिना गिरफ्तार किए भी इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है इंक्वायरी करने के बाद में हाँ चीजें गलत थी, तो तब जाकर आप लोगों के पास में कोई सबूत इकट्ठा हुआ तो तब जाकर गिरफ्तार कर लीजिए, तो ऐसा आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर वो बातें, यानी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा भी गड़बड़ की गई, और फिर यहां पर पूरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इनकी सपोर्ट में आ गया। भैया ऐसा क्या है इन जर्नलिस्ट में कि और जर्नलिस्ट में नहीं, इनकी सपोर्ट में आप लोग आ गए। तो दोनों तरीके से जो मुद्दे हैं वो थोड़े से डिस्कस करने लायक हैं, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोग समझिएगा कि आज की डेट में जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं तो अर्नब गोस्वामी इंपोर्टेंट हो गए, दूसरी जनता इंपोर्टेंट नहीं है, तो इसको भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो इसी के बारे में बात की जा रही है। आखिर केस क्या था पहले आप लोग ये समझिए। केस यहां पर ये था जो अर्नब गोस्वामी पर लगाया गया, ये टीवी एंकर की कोई बात ही नहीं की जा रही यहां पर कि टीवी एंकर है, इनकी एंकरिंग के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है। अर्नब गोस्वामी की जगह कोई और भी पर्सन हो सकता था जो यहां पर ये केस है। दूसरा है, ये जर्नलिज्म से रिलेटेड केस ही नहीं है कि जर्नलिज्म को सप्रेस करने की कोशिश करे, ये केस ही दूसरा है। वो क्या केस है? केस यहां पर यह है कि यहां पर अर्नब गोस्वामी और 2 और मेंबर ऐसे हैं जिनके द्वारा एक पर्टिकुलर पर्सन जो कि इंटीरियर डिजाइनर थे उनसे काम करवाया गया और उनकी पेमेंट नहीं की गई, और उन डिजाइनर ने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि कई करोड़ रुपए यहां पर उसके फंसे पड़े थे, जिसकी वजह से उसकी जो लाइफ है वो आगे नहीं चल पा रही थी, और यहां पर ये लोगों ने पेमेंट करने से मना कर दिया उसकी। तो इसकी वजह से उसके साथ में फ्रॉड हो गया, तो उसने सुसाइड कर लिया। तो जब उसने सुसाइड कर लिया यहां पर, तो बोला गया कि केस की जांच होनी चाहिए। उस टाइम पर यहां पर जो गवर्नमेंट थी वो यहां पर अर्नब गोस्वामी के फेवर वाली गवर्नमेंट थी, यहां पर ऐसा बोला गया कई सारे न्यूज आर्टिकल्स के द्वारा, तो इसलिए केस को रफू चक्कर कर दिया गया। पर लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट जो यहां पर है वो यहां पर अपोजिट की गवर्नमेंट है, तो उसके द्वारा यहां पर आते ही केस उठाया गया। क्यों? क्योंकि अर्नब गोस्वामी कई बार उस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, तो बदला निकालने के लिए यहां पर उन्होंने केस को खोल दिया। ऐसे कई सारे और आर्टिकल में आप लोगों ने देखा होगा, यानी कि दोनों ही तरीके से जो बेसिकली गलत कुछ ना कुछ देखने को मिल रहे हैं। पहला तो यहां पर यह कि अर्नब गोस्वामी के बारे में बात करें तो उन्होंने भी गलत किया, पर्टिकुलर इंसान का पेमेंट नहीं किया। उसमें अर्नब गोस्वामी ये बोल रहे हैं कि मैंने पेमेंट इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके द्वारा काम कंप्लीट नहीं करके दिया गया। चलिए जो भी है वो एक अलग बात है, उसमें इन्वेस्टिगेट करके आगे पता चले जो भी है उसमें चीजें। पर लेकिन यहां पर जो मुद्दा है, यहां पर हम लोग बात करें राइट टू लिबर्टी के बारे में। लिबर्टी आखिर अर्नब गोस्वामी की ही इंपॉर्टेंट है क्या और दूसरे लोगों की लिबर्टी इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? ये यहां पर राइटर क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। यानी कि जैसे मैंने अभी आप लोग कार्टून में दिखाया, तो इससे पहले प्रेग्नेंट वुमेन भी हो सकती है, कोई बुजुर्ग भी हो सकता है, कोई ऐसा एक विकलांग पर्सन भी हो सकता है। उनके बारे में आप लोग क्यों नहीं बात करें? अर्नब के बारे में इतना इंटरेस्ट क्यों लिया गया? अर्नब गोस्वामी जो है सबसे पहले तो सेशन कोर्ट से भी पहले यहां पर पहुंचे, कहां पर एक तरीके से
बॉम्बे हाई कोर्ट में, ठीक है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहां पर मना कर दिया, बेल को जो रिजेक्ट कर दिया, तो ये तुरंत सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए यहां पर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर लोअर कोर्ट का, जो सबसे पहले ऐसा होता है कि आप लोग पहले नीचे कोर्ट में जाइए, वहां से फिर ऊपर कोर्ट में जाइए, फिर जाइए, यानी कि इन्होंने सेशन कोर्ट को इन्होंने एक तरीके से बाईपास कर दिया। जैसे हमारी कंट्री की इकोनॉमी है ना, जब आप लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है, तो हम लोगों ने जो सेकेंडरी सेक्टर है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसको छोड़कर हम लोग सीधे टर्सरी सेक्टर पे चले गए, इसलिए हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो यहां पर भी जो अर्णब गोस्वामी है, उनको एक तरीके से इतना प्रेफरेंस दे दिया गया कि उन्होंने नीचे के कोर्ट में जाना समझा ही नहीं कि हाँ सही है, और डायरेक्ट वहां पर पहुंच गए। और इस तरीके से पर्टिकुलर अगर आप लोग देखिए, जिस तरीके से यहां पर जो कंडीशन बनी, वो यहां पर इन्हीं के लिए क्यों इंप्लीमेंट की जा रही है, दूसरे लोगों के लिए क्यों नहीं। हालांकि जैसे मैंने अभी बताया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, उन्होंने पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत यहां पर पावर का मिसयूज किया है इनको गिरफ्तार करने में। अब यहां पर हमारी कंट्री में जो ये पर्टिकुलर केस को सुन रहे थे, वो क्या बोलते हैं, जिनका नाम है यहां पर डीवाई चंद्रचूड़। तो ये एक सीनियर जज है, इनके द्वारा बोला गया कि ये केस इसलिए पहले उठाया गया कि अगर अब नहीं इसमें इंटरफेयर किया गया तो ये एक तरीके का डिस्ट्रक्शन करता हुआ सोसाइटी में नजर आएगा। बोला गया इफ वी डोंट इंटरफेयर इन दिस केस टुडे, अगर हम आज की डेट में इस केस में इंटरफेयर नहीं करते हैं, वी विल वॉक ऑन द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी कि हम लोग एक डिस्ट्रक्शन के पाथ पर हम लोग चलना स्टार्ट कर देंगे। ये बात इनके द्वारा बोली गई है। तो ये यहां पर राइटर ने इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा है कि आखिर इसी केस में क्यों आप लोगों को ये लगा कि हम लोग पाथ ऑफ द डिस्ट्रक्शन पे चल देंगे। अब से पहले आप लोगों को ये फीलिंग क्यों नहीं आई कि हम लोग ऑलरेडी पाथ ऑफ द डिस्ट्रक्शन पे चल रहे हैं। बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, उनकी जान जा चुकी है, बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑलरेडी पेंडिंग में पड़ी हुई है, आखिर उनके बारे में आप लोगों ने क्यों नहीं सोचा। बहुत सारे ऐसे लोग आप लोगों को उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल जाएंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे कई सारे स्टेप उठाए गए हैं, तो उनके बारे में आप लोग क्यों नहीं बात कर रहे हो। तो ये सारी बातें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके से यहां पर बात की जा रही है कि ऐसी जो यहां पर ऐसी कंसिडरेशन है, ये सिंपैथी है, आखिर ये पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए क्यों लग रही है, ये इस तरीके से क्यों नहीं कि सबके लिए इंप्लीमेंट की जाए। तो ये इस तरीके से क्यों है, एक तरीके से आप लोग इन्हीं को यहां पर इतना प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं। आखिर पहले इन्होंने रेगुलर पिटीशन क्यों फाइल नहीं की, इस तरीके से पैटर्न में क्यों नहीं पहुंचे यहां पर इस तरीके से। तो सुप्रीम कोर्ट यहां पर क्या ओवरराइड कर सकते हैं जो एक तरीके से रेगुलर बेल हियरिंग है लोअर कोर्ट की, कि यहां पर इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में चीजें पहुंच सकती है। तो यहां पर जो कोर्ट के बारे में बात की जा रही है, अगर इस तरीके से देखो, दुनिया भर की ऐसी आप लोगों को हियरिंग देखने को मिल जाएगी, लाखों जो पेंडिंग पड़ी हुई है, जिनको पोस्टपोन कहता है। आखिर इसको पोस्टपोन क्यों नहीं किया गया, इसमें ऐसी क्या इमरजेंसी यहां पर लग गई एक तरीके से। तो दूसरे जो लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनके फंडामेंटल राइट के बारे में कौन बात करेगा अगर सुप्रीम कोर्ट यहां पर इस तरीके से एक्ट करेगा। तो ये बातें यहां पर राइटर ने बोली हैं। तो ये क्वेश्चन है जो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहां पर बोला गया कि इंस्टेंट प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी मस्ट बी द नॉर्म, यानी कि एक तरीके से सबके लिए होना चाहिए, एक आदर्श होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि पर्टिकुलर पर्सन के लिए प्रायोरिटी बेसिस पर आप लोग दे रहे हैं। तो ये आप लोग को अटेम्प्ट करना है यहां पर। तो सारी चीजें मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाई, और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है एग्जाम में, प्रीलिम्स वगैरह भी क्वेश्चन पूछा सकते हैं। और जब मैं प्रीलिम्स बोलता हूं तो इसका मतलब होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, जैसे यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, आईबीपीएस के द्वारा बैंकिंग के क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हर एक एग्जाम में ये फायदा आप लोगों को पहुंचाएगा। ओके, आगे चलते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी एक ओवरव्यू दे देता हूं, पता रहना चाहिए। जब खासकर इतना लार्ज स्केल का एक स्पोर्ट कंट्री में होता है तो उसके बारे में एक आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। अभी यहां पर आप लोगों को आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग का जो इवेंट देखने को मिला, तो ये कंप्लीट हुआ यहां पर, कहां पर, ये होगा दुबई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर में। तो ये जो पूरा मैच यहां पर चल रहे थे, सारी चीजें यहां चल रही थी, तो ये अपनी यहां पर कंट्री होगी, यहां से आप लोग जाएंगे तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर ये मैच चल रहे थे, यानी कि पूरा आईपीएल जो है वो यूएई में यहां पर कंप्लीट हुआ। अभी जो है यहां पर ये मुंबई इंडियन जीत कर आ गई दिल्ली कैपिटल्स को हराकर यहां पर। तो ये 5th टाइटल था इनका। तो मुंबई इंडियन 5 बार जीत चुके हैं और इसी में सबसे ज्यादा टाइटल भी इसी के द्वारा जीते गए हैं। क्वेश्चन और यहां पर इसके बारे में अगर बात करें तो वेल अहेड है यहां पर मुंबई जो चेन्नई सुपर किंग्स है, जिसके द्वारा 3 ट्रॉफीज अब तक जीती गई हैं। अगर बात करें इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में, तो हमारी कंट्री में T20 मैच की एक प्रोफेशनल सीरीज है जो कि किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि बीसीसीआई के द्वारा कंडक्ट की जाती है, और 2007 में इसको स्टार्ट किया गया था। आईपीएल जो है ये मोस्ट अटेंडेड क्रिकेट लीग है इन द वर्ल्ड में, जिसमें काफी सारे लोग ऑल ओवर वर्ल्ड से अटेंड इसको करते हैं। रीजन इसका क्या है, रीजन सीधा ये है कि ऑल ओवर वर्ल्ड के प्लेयर आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाते हैं। 2010 में आईपीएल जो था वो फर्स्ट जो स्पोर्ट इवेंट था वर्ल्ड में, जो कि यूट्यूब पर लाइव यहां पर ब्रॉडकास्ट इसको किया गया। ये फर्स्ट ऐसा वर्ल्ड में एक इवेंट बन गया। इसी के साथ में यहां पर अगर ब्रांडेड वैल्यू के बारे में बात करें, 2019 में हमारी कंट्री के बारे में अगर बात करते हैं इसके आईपीएल के बारे में,
तो 475 बिलियन रुपीस की बात की जा रही है, जो कि 6.7 बिलियन डॉलर के करीब आता है। ठीक है, तो इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट इसमें आप लोगों को देखने को मिलता है। और इसी के साथ में अकॉर्डिंग टू बीसीसीआई 2015 में आईपीएल सेशन के द्वारा ये 11.5 बिलियन कंट्रीब्यूशन किया गया इंडियन इकोनॉमी को। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि क्या लार्ज स्केल पर यहां पर ये एक तरीके से ह्यूज मनी वाला एक गेम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैसा जो किसी बॉडी के पास में है, तो बोला जाता है कि हमारी कंट्री में जो बीसीसीआई है उसके पास में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। टीम कौन कौन सी है? किंग्स 11 पंजाब आप लोगों को देखने को मिलेगी, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, सनराइजर हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, इसी के साथ में चेन्नई सुपर किंग। तो ये टोटल मिलाकर 8 टीम है जो यहां पर इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन बता देता हूं। यहां पर जो चेन्नई सुपर किंग है ये इंडिया सीमेंट्स की आप लोगों को देखने को मिलेगी। दिल्ली कैपिटल जो है ये जीएमआर ग्रुप और जेडब्ल्यूएस जो ग्रुप है उनकी है। यहां पर ये पर्टिकुलर एरिया है, कहां पर ये है। किंग्स 11 पंजाब जो है ये यहां पर जैसे कई सारी पर्सनैलिटी है, मोहित बर्मन, इसी के साथ में नेस वाडिया, जो प्रीति जिंटा, करण पाउल, तो कई सारी पर्सनैलिटी है। जो यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स है, यहां पर ये रेड चिलीज एंटरटेनमेंट यानी कि एक तरीके से शाहरुख खान के साथ में है, और यहां पर मेहता ग्रुप मिलकर काम करते हैं। मुंबई इंडियन रिलायंस इंडस्ट्री यानी कि जो यहां पर मुकेश अंबानी है उसकी आप लोग यहां पर ये इंडस्ट्री देखने को मिलेगी, यानी कि ये इनके द्वारा ली गई है। राजस्थान रॉयल जो है ये यहां पर है मनोज बाडले, इसी के साथ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ये यूनाइटेड स्पोर्ट्स, सनराइजर हैदराबाद, ये सन टीवी नेटवर्क। तो इनके द्वारा ओन की जाती है, इनके ये ओनर है इन टीम के जिनके द्वारा ये टीम खरीदी गई है। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, जो अब की बार का ये आईपीएल अभी कंप्लीट हुआ है, ये कौन से नंबर का आईपीएल था, ये आप लोग बताइए। इसके अलावा इससे पहले भी क्या कोई आईपीएल ऐसा हुआ है जिसके मैच हमारी कंट्री से बाहर हुए हैं? अगर हां तो कौन सा आईपीएल था वो, और रीजन क्या था, तो ये भी आप लोग बताइएगा। हल्का सा आइडिया इसके बारे में देख लीजिएगा। बेसिक पर्पज ये है कि और थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों को ले लो। यूपीएससी में तो रेयरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभार, पर लेकिन अगर आप लोग बात करें दूसरे उसमें जो दूसरे आज के डेट में अगर कोई गेम्स दूसरे पेपर होते हैं उससे पूछे जाते हैं, यूपीएससी में थोड़ा डिफरेंट पूछा जाएगा। आईपीएल में जो स्पोर्ट फिक्सिंग आप लोगों को देखने को मिलती है वो सब चीजें, उसके ऊपर यहां पर क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। ठीक है, तो वो एक अलग मुद्दा हो जाता है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाएंगे और ये भी आप लोगों की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। तो बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया और एक अच्छे नागरिक होने के नाते इस तरीके के आर्टिकल के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारी कंट्री में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है आज के डेट में, इसके द्वारा कुछ स्टेप उठाए गए जो कि प्रकाश जावड़ेकर साहब के अंडर में आती है। वो स्टेप क्या है? ये डिजिटल मीडिया को अपने अंदर लाने की बात कर रहे हैं। आखिर क्या, इसको समझ लेते हैं। यहां पर अभी जो हमारी कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहां पर आर्टिकल में भी लिख देते हैं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें तो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये न्यूज प्लेटफॉर्म भी कई सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहां पर नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, अदर कोई भी ऐसा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों बोला गया? ऐसा इसलिए बोला गया, इनके द्वारा ये बोला गया कि फिल्म जो फिल्म है वो रेगुलेट की जाती है यहां पर, ये सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के द्वारा, यानी कि 1952 का जो यहां पर सिनेमेटोग्राफ जो एक्ट है यहां पर, इसके द्वारा हमारी कंट्री में फिल्म रेगुलेट की जाती है कि कौन सी कैटेगरी में इसको सर्टिफिकेट देना है फिल्म को। ठीक है, अगर बात करें केबल टीवी नेटवर्क जो है वो रेगुलेट किए जाते हैं हमारी कंट्री में, केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 के द्वारा। इसी के साथ में आज की डेट में जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है या फिर डिजिटल मीडिया है उसको कोई रेगुलेट नहीं करता है, ये बोलते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो अभी यहां पर ऑनलाइन न्यूज, करंट अफेयर पोर्टल, ये इसी के साथ में ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है, फिल्म एंड ऑडियो विजुअल जो प्रोग्राम है, उनको क्या किया गया है, उनका जो ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर जो भी इस तरीके के वेबसाइट वगैरह ये प्लेटफॉर्म वगैरह हैं, उनको इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में ला दिया है। तो दो टर्म इनके द्वारा यहां पर यूज की गई है। पहली तो है ब्रेजन यानी कि बेशर्म बोला गया है यहां पर, और दूसरा बोला गया वाइली यानी कि चतुर बोला गया है। यानी कि एक तरीके से बेशर्मी का भी काम है और ये चतुरता का काम है, यानी कि एक तरीके से चतुर बनने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट और इसी के साथ में बेशर्म भी हो गई है गवर्नमेंट। बेशर्म किस लिए बोला गया? बेशर्म इसलिए बोला गया क्योंकि ये फ्री प्रेस जो कि एक तरीके से हमारी कंट्री में अगर बात करें आर्टिकल 19 में आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा फंडामेंटल राइट के अंदर में, तो इसके ऊपर डायरेक्ट अटैक है। इसी के साथ में ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जब यहां पर हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगी हुई थी और उस टाइम पर मीडिया को सप्रेस किया जा रहा था, तो अग्रदल था यहां पर ये, जब उसका पार्ट था जेपी मूवमेंट का, यानी कि जनता दल के द्वारा जो यहां पर जेपी मूवमेंट चलाया गया था, उस टाइम पर अग्रदल था यहां पर ये, यहां पर कि यहां प्रेस को फ्रीडम मिलनी चाहिए, और आज की डेट में ये इसी को यहां पर एक तरीके से सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी इंस्टीट्यूशन है उनको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करें, इसलिए ये ब्रेजन यानी कि बेशर्मी वाला काम है, पहला पॉइंट। दूसरा यहां पर बोला गया चतुर यानी कि वैली, क्यों बोला गया इसको? वो इसलिए बोला गया क्योंकि जिस तरीके से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो इस तरीके से चतुरता का रीजन है यहां पर, यानी कि
इनके द्वारा बोला गया यहां पर एक तरीके से, यहां पर कि एक तरीके से जो ओनली सेक्टर है मीडिया के अंदर में जो कि एक तरीके से प्री सेंसर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे मैंने अभी आप लोगों ने बताया कि यहां पर इनको कोई ना कोई रेगुलेट करता है, ठीक है, टीवी यहां पर केबल टेलीविजन को ये रेगुलेट करते हैं, पर लेकिन ये ओनली ऐसा सेक्शन है जो यहां पर बचा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से इसको हम लोगों को रेगुलेट करना पड़ेगा, तो एटलीस्ट ऑफिशियली यहां पर एक तरीके से इसको रेगुलेट करना पड़ेगा, यानी कि इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। जो भी इंडिपेंडेंटली कोई बात करता है, गवर्नमेंट उसको अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश यहां पर कर रही है। कई बार बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशन, अगर सेल्फ रेगुलेशन के बाद में कोई सा दूसरा भी रेगुलेशन आता है वो एक तरीके का सेंसर होता है, यानी कि एक तरीके से सेंसरशिप नहीं देगा आप लोगों ने, क्या एक तरीके से सेंसर करने का काम करते हैं, उसको रोकने का काम करते हैं। तो ये एक तरीके से जो बोलने की कोशिश की गई है, जनता को समझाने की कोशिश की गई है, तो समझाना तो चतुराई के तरीके से किया गया, पर लेकिन बैकग्राउंड में कुछ और ही चल रहा है यहां पर, जो कि एक सही नहीं है अगर हम लोग अपनी कंट्री को अगर देखकर चले तो। प्रिंट मीडिया जो है यहां पर उसको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ये बेसिकली उसको देखती है। टीवी जो मीडिया है उसको न्यूज जो यहां पर ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन इनके एनबीए उसको देखते हैं। डिजिटल मीडिया जो है उसको रेगुलेट यहां पर अब तक कोई नहीं करा, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने बोला कि मैं रेगुलेट करूंगा। तो हंसने वाली बात होगी यहां पर, तो ये एक तरीके से ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, तो ये कोई सही तरीका नहीं है इस तरीके से। और जिस तरीके से कंपैरिजन यहां पर करेंगे, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया या एनबीए हो गया, प्रोफेशनल बॉडी है एक तरीके से, आप लोग इसको मिनिस्ट्री के साथ में कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ये अपना काम अपने हिसाब से करती है। आप लोग बात कर लिए दूरदर्शन की, अगर ऑल इंडिया रेडियो की, उसमें बोला जाता है कि कहने के लिए प्रसार भारती एक ऑटोनोमस बॉडी है, पर क्या आप लोगों ने कभी आज तक देखा है कि प्रसार भारती या फिर कोई भी यहां पर इंडिपेंडेंटली काम कर रही हो, उसमें अपॉइंटमेंट जिसके थ्रू किए जाते हैं वो सारे काम गवर्नमेंट करती है। तो ये सारे इस तरीके से कंट्रोल करना मीडिया को, तो कल को मीडिया वही लिखेगी जो गवर्नमेंट चाहेगी, एक तरीके से गवर्नमेंट के खिलाफ में कहीं भी मीडिया जाकर कुछ लिखेगी नहीं। तो ये एक तरीके से मीडिया के ऊपर सेंसरशिप यहां पर बोली जा रही है, और जो कि फंडामेंटल राइट के थ्रू भी अगर बात करें तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस तरीके से आप लोग नहीं कर सकते, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी यहां पर इनके द्वारा बोला जा रहा है कि ऐसे आप लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें, काफी डेमोक्रेसी के ऊपर इंपैक्ट डालने वाला, एक तरीके से डेमोक्रेसी को बेकार करने वाला यहां पर ये मूव आप लोग इसको बोल सकते हैं। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है यहां पर पॉलिटिकली यानी कि राजनीतिकली और मोरली की अगर बात करें, मोरल के पॉइंट ऑफ से भी यानी कि नैतिक के पॉइंट ऑफ से भी, आप लोगों ने पढ़ा नैतिक शिक्षा पढ़ी होगी आप लोगों ने, तो इसी के बारे में बात की जा रही है कि एक तरीके से नैतिकता राजनीतिक रूप से और पॉलिटिकल रूप से पतन है ये हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी का, तो ये एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है यहां पर, और ऑटोक्रेटिक यानी कि निर्कुंज शासन यहां पर ये देखने को मिल रहा है इस तरीके से अगर मीडिया को सप्रेस किया जा रहा है। ये तो वही बात होगी जैसे 1975 से लेके 77 तक यहां पर इंदिरा गांधी जी के द्वारा क्या किया गया, इमरजेंसी लगा दी गई, मीडिया सारी अपने कंट्रोल में, सब कुछ एक तरीके से, सब कुछ बिल्कुल एक फ्लैटन तरीके से यहां पर चला जैसे इंदिरा गांधी जी चाहते थी। इनडायरेक्ट वे में इमरजेंसी तो नहीं लग रही है, पर लेकिन यहां पर जिस तरीके से मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, तो वो एक इमरजेंसी का ही एक तरीके से आप लोग जो जनता तक चीजें नहीं पहुंचेगी, तो इनडायरेक्ट वे में तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम कर रही है, जनता के द्वारा चुने गए नुमाइंदे जो है जनता के ऊपर शासन करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो जनता के नो करें। तो यहां पर वो सारी चीजें जो समझाने की कोशिश की गई है वो यही है कि कहने के लिए नॉर्मल चीजें चल रही हैं, पर लेकिन इनडायरेक्ट वे में सही चीजें यहां पर नहीं चल रही है, तो इस तरीके से आप लोग स्टेप नहीं हो सकते। तो गवर्नमेंट जो है यहां पर बात की जा रही है कि सोशल मीडिया को अभी आगे अगर अपने कंट्रोल में लेकर आती है, कल को व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, या आप लोग के ट्विटर अकाउंट हो गए, इंस्टाग्राम अकाउंट हो गए, तो उनको भी कल को अगर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग अपने कंट्रोल में रखने लगे और उनको भी रेगुलेट करने लगे, तो आश्चर्यचकित मत होना, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप यही हो सकता है जिस तरीके से पैटर्न चलता हुआ नजर आ रहा है। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि एक तरीके से हमारे संविधान के बीच में और गवर्नमेंट को यहां पर हमारे राइट के बीच में एक बैलेंस बनाकर यहां पर चलना चाहिए, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। डीपीएसपी पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। रीजन क्या है, रीजन यहां पर यह कि वो जनता के वेलफेयर के बारे में बात करते हैं, पर लेकिन इस तरह की चीजें जो जनता को कंट्रोल करने वाली बात है वो सही नहीं है। तो राइटर यहां पर ये बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट वे में कि अगर कल को सोशल मीडिया को भी अगर कंट्रोल करने लगे, तो एक तरीके से आप लोग ये मत सोचना कि क्या हो गया कंट्री के अंदर, क्योंकि उसी पैटर्न में हम लोग अच्छी डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, यहां पर आप लोग इसको ऐसे क्वेश्चन के तरीके से भी इसको भी ले सकते हैं। 2 क्वेश्चन आप लोग हो जाएंगे अगर आप लोग थोड़ा सा और इंटरेस्टेड है क्वेश्चन रखने में। के अंदर राइट टू वर्क बी मेड एज रियल इन इंडिया, क्या इसको वास्तविक हम लोग बना सकते हैं, रियल इन इंडिया बात की जा रही है।
तो यहां पर दो चीजें हैं, एक तो सबसे पहले पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। पॉलिटिकल विल मतलब जो हमारे राजनेता है उनकी इच्छा होनी चाहिए, इच्छा शक्ति उनकी इतनी होनी चाहिए कि वो इसको इस एरिया में लाना चाहते हैं कि हाँ इसको राइट टू वर्क जो है वो रियल ला सकते हैं। तो पॉलिटिकल विल होना काफी जरूरी है। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जो वुमेन है उसके रिजर्वेशन की बात की जाती है पार्लियामेंट के अंदर कि कम से कम यहां पर 30% या फिर 33% रिजर्वेशन जो है वो वुमेन का, इनके महिलाओं का होना चाहिए। पर लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं है, इसकी वजह से आज तक इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया, क्योंकि वो चाहती नहीं कि ऐसा कुछ आप लोगों को देखने को मिले कि वुमेन जो है वहां पर लेकर आए। वैसे वुमेन इंपावरमेंट के बारे में बात करेंगे, पर लेकिन जहां पर वुमेन को अपने साथ में लाने की बात होती है, यानी कि महिलाओं को अपने साथ में कंधे से कंधा चलाने की बात होती है, वहां पर ये सारी चीजें शांत हो जाती है। दूसरा, फिजिकल रिसोर्सेज होने चाहिए, यानी कि पैसा इतना होना चाहिए कि सबको काम दिया जा सके। उसके लिए पैसा भी तो चाहिए, फ्री में तो काम करेगा नहीं कोई आकर, और इस तरीके से जनता को कम से कम इतना पैसा मिलना भी चाहिए कि उसकी जिंदगी चलती रहे, दुनियादारी चलती रहे। ठीक है, तो ये जरूरी भी नहीं है फ्री में काम। एक तरीके से आप लोग ये समझिए, आज की डेट में अगर मान लीजिए आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग एक तरीके से इतनी मेहनत करें, किस लिए कर रहे हैं? ताकि कल को एक अच्छी जॉब आप लोगों को मिल सके, अपनी फैमिली को आप लोग आगे लेकर चल सकें। ठीक है, अगर गवर्नमेंट यहां पर ये बोले कि फ्री में काम कराते रहो, पैसा किसी को मत दो, ऐसा ही कई बार आप लोगों को MGNREG के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें कई कई महीनों तक जो यहां पर जो ये बेचारे काम करते हैं इनकी सैलरी रुकी पड़ी रहती है। और ये वो गरीब सेक्शन है, अगर एक दिन की रोजी रोटी इन तक न पहुंचे तो ये भूखे सोना पड़ेगा इनको। तो इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है। तो चीजों को समझते हैं थोड़ा सा। अभी यहां पर पेंडेमिक यानी कि महामारी देखने को मिली, कोविड-19 की, लॉकडाउन लग गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हाईएस्ट लेवल पर यहां पर पहुंच गया। हमारी कंट्री की जो ग्रोथ थी वो -24 के करीब यहां पर पहुंच गई फिलहाल हमारी कंट्री की जो ग्रोथ थी। तो ऐसा नहीं है कि हम ही स्ट्रगल कर रहे थे, इसके साथ में ऑल ओवर वर्ल्ड में यहां पर ये दिक्कत देखने को मिली। तो इस टाइम पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी हमारी कंट्री में जो यूज की जा सकती थी वो थी MGNREGA, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये एक ऐसी स्कीम है यहां पर जिसका नाम स्टार्टिंग में नरेगा रखा गया था और फिर महात्मा गांधी इसमें ऐड कर दिया गया। यहां पर यह बोला गया कि प्रोमिस किया जाता है जॉब को, यानी कि आप लोगों को जॉब मिल जाएगी, ये ऐसा प्रोमिस करते हैं। इसके अंदर प्रोमिस करते हैं मतलब कि अगर आप लोगों ने एक बार अपना नाम इसके अंदर लिखा दिया, नरेगा के तहत आप लोगों ने जाकर अपना नाम मेंशन कर दिया कि भैया हमको जॉब चाहिए, तो अगर आप लोगों को विद इन 15 डेज अगर आप लोगों को जॉब नहीं मिलती है तो आप लोगों को सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके अंदर, यानी कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी उनकी, अगर आप लोगों ने एक बार नाम लिखा दिया कि आप लोगों को जॉब दे, नहीं जॉब दे रहे हैं तो सैलरी दें आप लोगों को। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब है कि आप लोगों को हक मिल गया, यहां पर राइट मिल गया। तो सिटीजन जो है यहां पर एक तरीके से वो डिमांड कर सकते हैं यहां पर एक तरीके से इसके अंदर, ठीक है, कि हाँ भैया हम लोग को यहां पर चाहिए यहां पर काम, अगर आप लोगों ने इसमें नाम लिखा दिया है तो स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने की। तो क्या यहां पर हमारी कंट्री के सिटीजन काम मांग सकते हैं? क्या यहां पर स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है? यहां पर क्या लीगल स्टेटस है यहां पर कोई ऐसा? इंटरनेशनल और इंडिया लेवल पर अगर हम लोग चेक करते हैं तो इसी को एक एनालिसिस यहां पर किया जा रहा है। क्या आप लोग ऐसा कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, भैया हमारे पास में जॉब नहीं है, हमको जॉब दो वरना हम लोग कोर्ट में चले जाएंगे? ठीक है, तो क्या ऐसा कुछ है? तो इसके बारे में जानते हैं। ओके, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं आखिर ऐसा कब फील हुआ कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कि राइट टू वर्क यहां पर होना चाहिए, तो सबसे बड़ा जो बिग टॉपिक यहां पर डिस्कशन निकल कर आया, ये यहां पर आया वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी जान चली गई, कई सारे घर ऐसे थे जहां पर ओनली महिला और बच्चे बच गए। अब उनका घर चलाने की बात यहां पर आई तो कम से कम कुछ काम उनके पास में होना चाहिए। वहीं से सबसे पहला एक्सपोजर यहां पर वुमेन को मिला कि हाँ वुमेन को भी सोसाइटी में एक तरीके से कुछ काम एक तरीके से बाहर निकलकर घर से कर सकती हैं। वरना वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर आप लोग जाएंगे वुमेन की बड़ी बुरी कंडीशन हुआ करती थी उस टाइम पर फिर आगे चीजें थोड़ी नॉर्मल हुई तो चीजों को सुधारने की कोशिश की गई। तो इसी के साथ में फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यानी कि जब ह्यूमन राइट के बारे में बात की गई यहां पर, उसमें भी इंटरनेशनल ये कई सारी चीजें इंक्लूड की गई। इंटरनेशनल जो यहां पर कन्वेंशन है एक तरीके से जो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट के बारे में बात करते हैं, तो उसमें भी अगर इकोनॉमी के बारे में आप लोग बात करें तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप लोगों को जॉब आप लोगों के पास में होनी चाहिए, तभी सोसाइटी में आप लोग अच्छे से रह पाएंगे और एक तरीके तभी चीजें आगे बढ़ पाएंगी। पर इंडिया के अंदर अगर आप लोग बात करें तो वी डोंट हैव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आप लोग एक बात समझिए जो कई सारे बच्चों में कंफ्यूजन क्रिएट करती है, हालांकि ये सारी चीजें पॉलिटिकल लेक्चर के अंदर मैं काफी डिटेल में कवर आप लोगों की सारी चीजें करा चुका हूं। पॉलिटी में कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन लगता है तो लेक्चर देख लिया कीजिए, रिवीजन उनके करते रहिए आप लोग ताकि उनको याद रख सकें। ठीक है, अभी जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया फंडामेंट राइट, तो पॉलिटिकल लेक्चर जाकर आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, उनका सबका लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट जो भी पॉलिटी के सारे लेक्चर हैं। पहले इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। एक साइड में हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और एक साइड में हो गया स्टैट्यूटरी राइट। यहां पर स्टैट्यूट यानी कि लॉ के द्वारा जो राइट प्रोवाइड कराया जाता है, इनमें डिफरेंस क्या है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी में डिफरेंस क्या, आप लोगों ने ये भी सुना होगा। देखिए, अगर किसी पर्टिकुलर राइट के बारे में या किसी पर्टिकुलर बॉडी के बारे में संविधान में लिखा हुआ है, उसके बारे में कोई आर्टिकल है कहीं पर मेंशन किया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि वो संवैधानिक बॉडी है या आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है।
पर लेकिन अगर संविधान में नहीं लिखा हुआ है और हमारी कंट्री में पार्लियामेंट में पास कर किसी लॉ को बनाया गया है, तो इसका मतलब ये हो गया वो एक आप लोगों के पास में कोई लॉ पास किया गया तो वो स्टैट्यूटरी राइट हो गया, क्योंकि उससे रिलेटेड लॉ है आपके पास में। तो ये आप लोग इसको समझिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल वो तब होगा जब संविधान में लिखा हुआ है। कई बार आप लोग देखते हैं, हम लोग बात करें अगर आज की डेट में अपनी कंट्री में पंचायती राज सिस्टम के बारे में, तो पंचायती राज सिस्टम हमारी कंट्री में ऐड किया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में। तो 1992 में जब इसको ऐड किया गया तो इससे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, पर लेकिन 1992 के बाद में यहां पर ये एक संवैधानिक बॉडी हो गई है। तो इस तरीके से आप लोग समझिए। तो इसलिए स्टेटमेंट कई बार ऐसी भी दे दी जाती है एग्जाम में कि ओरिजिनली हमारे संविधान में पंचायती राज सिस्टम हमारे संविधान का पार्ट था, नहीं, बाद में ऐड किया गया 1992 में। तो ऐसे भी आप लोगों को अगर आइडिया नहीं रहेगा तो क्वेश्चन गलत आप लोग कर बैठेंगे। ओके, आगे अगर बात करूं यहां पर MGNREG के बारे में, तो यहां पर ये एक तरीके से स्टेट को अकाउंटेबल बनाते हैं कि वो आप लोगों के जो राइट है उनको फुलफिल करे। ठीक है, तो नरेगा जो है यहां पर ये अगर बात करें, पर्सन क्या कर सकता है, स्टेट को अकाउंटेबल बना सकता है, नॉट फुलफिलिंग द राइट, तो यहां पर डिमांड कर सकता है इंप्लॉयमेंट अलाउंस उसको मिलेगा अगर ये काम नहीं देंगे तो। जो मैंने अभी बताया ना, काम नहीं मिलेगा तो आप लोगों को पैसा मिलेगा, उसको अलाउंस बोला गया इनके द्वारा, तो वो आप लोगों को जरूर मिलेगा। पर लेकिन यहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर गवर्नमेंट को लगता है कि यार ये जो एक्ट है ये दिमाग खराब करने लगा है अब आकर, तो वो क्या करेगी, वो हो सकता है कि इसको अमेंड कर दे कि ऐसा कुछ नहीं है कि अलाउंस मिलेगा। ठीक है, जब टाइम होगा, जब काम मिलेगा, हम इन्फॉर्म कर देंगे, आप आगे काम कर लेना। ऐसा भी तो ये कर सकते हैं यहां पर, या फिर इसको विड्रॉ कर सकते हैं, इसको नलीफाई कर सकते हैं कि ये एक्ट जो है हमको रखना ही नहीं है, ऐसे चेंज कर देगी कोई, इसको यूज करना ही बंद कर दे। तो एक तरीके से इसको वेनिश किया जा सकता है। ये वो राइट है जिसको हटाया जा सकता है, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी राइट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया तो गवर्नमेंट इसको छीन सकती है। पर सोचिए अगर ये संवैधानिक राइट होता, तो जैसे हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं, तो डायरेक्ट आप लोग कोर्ट में जा सकते थे और गवर्नमेंट का कॉलर पकड़कर बोल सकते थे हमको जॉब चाहिए। ठीक है, तो ये तब होता जब संविधान में इसके बारे में मेंशन होता, पर संविधान में इसके बारे में मेंशन नहीं है। इसलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहां पर याद रखिए, जब हम लोग बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में और फंडामेंटल राइट के बारे में, तो फंडामेंटल राइट जो है वो अगर आप लोगों का हनन होता है तो कोर्ट में आप लोग जा सकते हैं। तो यहां पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का अगर हनन होता है तो आप लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, थोड़ा सा आपकी बार जो क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे, कई बार आर्टिकल के बारे में पूछा जा रहा है, पार्ट्स के बारे में पूछा जा रहा है, आप लोग ये बताइए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस पार्ट में आती है और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के अंदर आती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जाकर देख लिया। फंडामेंटल राइट के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और स्टेट पीसीएस के पेपर आप लोग देखिए उठाकर, या फिर आप लोग यूपीएससी के पेपर आप लोग देखिए, यूपी पीसीएस के पेपर में आप लोग देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए डायरेक्ट, तो ये चीजें आप लोगों से पूछी जाती है। ठीक है, बात करें अगर इंडिया के बारे में, तो इंडिया में जॉब टू जीडीपी रेशियो के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, यानी कि जितनी जॉब मिल रही है, ठीक है, और जीडीपी जो रेशियो है वो हमारी कंट्री में डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि जॉब जो है वो जीडीपी में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था। मतलब क्या है, मोटे मोटे टर्म पे बोलूं तो जॉबलेस ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये जॉबलेस ग्रोथ जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, इसको आप लोग थोड़ा सा समझिए, जो मैं समझाने की कोशिश यहां पर कर रहा हूं, जो कि आप लोग ढंग से समझ पाएंगे। यहां पर 1950 में हमारा देश है और यहां पर 2010 में हमारा देश है, और आज के डेट में 2010 की जगह आप लोग 2020 भी देख सकते हैं। मोटा मोटा आप लोग ऐसे ही देखने को मिल जाएगा। एक अप्रोक्सीमेशन लेके चल रहे हैं, एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि हाँ एग्जैक्ट बता रहा हूं मैं आप लोगों को, एक ओवरव्यू आप लोग बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताऊंगा। यहां पर अगर आज की डेट में आप लोग अपनी कंट्री को देखते हैं 2020 में और कंपेयर करते हैं उसको 2050 के साथ में, तो 2050 में ये एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो हमारी कंट्री की जीडीपी में सबसे ज्यादा प्ले करता था रोल, लगभग 50% से भी ऊपर। दूसरे नंबर पर था जो सर्विस सेक्टर था। सर्विस क्या होता है, जैसे डॉक्टर की सर्विस हो गई, टीचर की सर्विस हो गई, इलेक्ट्रीशियन की सर्विस हो गई, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं भी आप लोगों को एक सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूं। ठीक है, तो जो सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, तो उस सर्विस के थ्रू जो आप लोग मान लीजिए आप लोगों ने कहीं पर वकील के पास में गए, डॉक्टर के पास में गए, तो डॉक्टर की फीस आप लोग देते हैं ना, तो वो सर्विस फीस होती है एक तरीके से। तो ये जो सर्विस है आज की डेट में सबसे ज्यादा हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दे रही है, जो लगभग 60% के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा। रीजन क्या है इसका, रीजन यहां पर ये जो सर्विस जो है, यहां पर पैसा तो हो गया ज्यादा आज के डेट में लोग, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी चीजें ऑनलाइन आप लोगों को बहुत सारी चीजें बेची जा रही हैं आज के डेट में। तो सबसे ज्यादा पैसा इसी की डेट में हो गया आज के डेट में। एजुकेशन भी एक इंडस्ट्री बन चुकी है। तो यहां पर अगर आप लोग आकर इसको चेक कीजिएगा तो सबसे बड़ा फंडा क्या देखने को मिलेगा, सबसे बड़ा फंडा देखने को मिला, सबसे ज्यादा पैसा सर्विस से निकलकर यहां पर आ रहा है। पर लेकिन कंडीशन क्या है, सर्विस जो है वो क्या ज्यादा लोगों को जॉब दे सकती है, नहीं, सर्विस जो है उन्हीं लोगों को जॉब दे सकती है जो कैपेबल है, यानी कि जिसको किसी चीज की नॉलेज है। अगर आज की डेट में आप लोग एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान है, किसी पर्टिकुलर एरिया
एरिया के ज्ञाता हैं तो आप लोग अपनी सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, आप लोग लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं या फिर कोई भी और जो प्रोफेशन आप लोग करते हैं, सर्विस जिसमें प्रोवाइड कराते हैं तो आप लोग प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आप लोग एक क्वालिफाइड पर्सन होने चाहिए। तो क्या कंट्री में सब लोग पढ़े लिखे हैं? नहीं। तो इसीलिए क्या होता है कि जो ग्रोथ यहां से निकल कर आ रहा है वो बहुत कम सेक्शन है सोसाइटी में, जिसकी वजह से ग्रोथ निकल कर आ रहा है। मैक्सिमम सेक्शन कहां पर सोसाइटी में? वो एग्रीकल्चर में। और एग्रीकल्चर से ग्रोथ कितना आ रहा है? वो ओनली 14% निकल कर आ रहा है। यानी कि 50% जनता जो है वो यहां पर एग्रीकल्चर में है लगभग आज के में, और वहां से 14% ग्रोथ आ रहा है। और यहां पर आप लोगों को ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा, 5, 7, 10% लोग देखने को मिलेंगे और वो 60% ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए एक टर्म जो यूज की गई ना यहां पर, जो यहां पर अभी आप लोगों के सामने, 1 सेकेंड, क्या हुआ ये, ठीक है। तो जो टर्म यूज की गई ना यहाँ पर जॉबलेस ग्रोथ, इसका मतलब ये कि जो ग्रोथ आ रहा है वो वहां से आ रहा है जहां पर कम जनता काम करती है। तो आना कहां से चाहिए था? आना चाहिए था यहां पर सेकेंडरी सेक्टर से। ये लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो इसको जाकर देखिएगा। तीनों सेक्टर को मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। ये सेकेंडरी सेक्टर जो होता है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर, यानी कि इस वाले एरिया में हमारी कंट्री में ज्यादा काम नहीं होता था अब तक, अब थोड़ा हो रहा है, पर पहले तो बिल्कुल नहीं होता था। हमारी कंट्री की इकोनॉमी एक ऐसी लोती इकोनॉमी है वर्ल्ड में जो यहां से जंप कर सीधा यहां चलेगी, इसीलिए जॉबलेस ग्रोथ हमारी कंट्री में ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये सेक्टर हम लोग खा गए, ये इस तरह की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये लेक्चर का लिंक आप लोगों को मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया टेलीग्राम पर, तो जाकर इसको आप लोग देख लीजिएगा, फिर सर्च कर लीजिएगा सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी बाय वीर, ठीक है, तो भी आप लोग इसको देख सकते हैं। तो यहां पर इसीलिए हमारी कंट्री में दिक्कत ये निकल कर आ रही है। आगे अगर थोड़ा सा इसके बारे में और बातें करते हैं, हमारी कंट्री में इसके ऊपर प्रॉपर अटेंशन दी ही नहीं जाती है जब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। जो जीडीपी ग्रोथ है, ठीक है, एक तरीके से आप लोग देखते हैं वो दो तरीके से भी आसानी से आप लोग ला सकते हैं। एक तो आप लोग बड़े बड़े वेपन बना ली, जैसे यूएसए के अंदर अगर आप लोग बात करिए, आज के में सबसे ज्यादा वेपन सप्लाई वर्ल्ड में कौन करता है? वो करता है यूएसए। तो यूएसए सबसे ज्यादा वेपन सप्लाई कर रहा है। तो यहां पर अगर यूएसए के बारे में आप लोग बात करिए, उसकी जीडीपी में रोल प्ले करता है काफी बड़ा यूएसए की में। एक साइड में दवाइयां बनाने वाली कंपनी है, हमारी कंट्री काफी लार्ज स्केल पर दवाइयां बनाती है, जेनरिक दवाई बनाती है, ठीक है। तो हमारी कंट्री की जीडीपी में कितना एक तरीके से पोर्शन जा रहा है। तो मास डिस्ट्रक्शन यानी कि तबाही फैलाने वाले जो वेपन है वो भी जीडीपी क्रिएट कर सकते हैं, और यहां पर जो दवाइयां यानी कि सोसाइटी का उत्थान करने वाला है जो दवाई है वो भी जीडीपी में यहां पर रोल प्ले कर सकती है। अब आप लोग देखिए, आप लोग यहां पर कैसे अपनी जीडीपी को बढ़ाना चाहते हैं। अगर पहले वाले में आप लोग बात करेंगे तो यहां पर एक इंसान के हाथ में वेपन दे दो, वो गोले बारूद छोड़ेगा, दूसरे को मारेगा, तो यहां से तो कोई ज्यादा होने वाला नहीं है। पर लेकिन अगर दवाई मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो कंपनी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, वहां पर काम करने वाले लोगों के तो जो भी आप लोग यहां पर क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। उदाहरण काफी अच्छा दिया गया थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड की एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो हेल्थ सेक्टर है। क्यों? रीजन ये कि वहां पर यूनिवर्सल जो बेसिक हेल्थ है वो प्रोवाइड कराई जाती है। यानी कि अगर आप लोग थाईलैंड के सिटीजन है तो सबको आप लोगों को हेल्थ की सर्विस प्रोवाइड यहां पर करी जाएगी। एक तरीके से ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट के द्वारा, सबको हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी। तो काफी सारे लोग वहां पर काम करेंगे, काफी सारी नर्स काम करेंगे, डॉक्टर काम करेंगे। इसी के साथ में काफी सारी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट लगाई जाएंगी, कोई दवाइयां बना रहा है, कोई वहां पर एक तरीके से सिरिंज बना रहा है, कोई इंजेक्शन बना रहा है, कोई वहां पर जो ग्लूकोज की जो बोतल चढ़ाई जाती है, मतलब सारी चीजें जो एक तरीके से पूरी इंडस्ट्री यहां पर लग गई। तो क्या हो गया? एक तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल का मतलब क्या होता है? जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों का क्रिएट हो रहा है। दूसरा क्रिएट हो रही है जॉब इसके साथ में। तो ऐसे भी तो काम कर सकते हैं, पर लेकिन इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए कि आप लोग इस डायरेक्शन में काम करना चाहते हैं, तो ये यहां पर सोचना पड़ेगा। अगर बात करें स्टेट टू प्रोवाइड बेसिक जो सर्विस है जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, और इसी के साथ में प्रोवाइड करे ये सारी चीजें, तो आप लोग देखते हैं कि यहां पर इंप्लॉयमेंट अपने आप जनरेट हो जाएगा। यानी कि इंप्लॉयमेंट जनरेट करने के तरीके गवर्नमेंट ढूंढ सकती है और आसानी से काम कर सकती है, पर लेकिन पॉलिटिकल विल आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है। और यहां कर गवर्नमेंट तो और इसके अपोजिट में जा रही है। जैसे कि आप लोग देखिए 44 जो हमारी कंट्री में लेबर लॉज थे उनको कन्वर्ट करके 4 में कन्वर्ट कर दिया, और क्रिटिसाइज भी किया गया क्योंकि उनके द्वारा जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो जॉब प्रोवाइड कराने वाले हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। यानी कि कल को यहां पर आप लोग कोई कंपनी स्टैब्लिश करते हैं और मान लीजिए मैं वहां पर आकर काम करता हूं, तो उस टाइम पर आप लोग क्या करें, सैलरी जो है मुझे एक सैलरी दे रहे हैं, उसके बाद में एक वर्किंग कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या होगा? उस टाइम पर ही होगा, मैं कहीं जाकर उसके लिए अपील नहीं कर सकता कि भैया मुझे यहां पर जो वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं मिल रही है, पानी भी नहीं मिल रहा है, यहां पर अंधेरा रहता है, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है, तो ये मैं नहीं कर सकता हूं अभी। ये क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि यहां पर एक तरीके से ये जो छोड़ दिया गया है, ये जो जॉब प्रोवाइड कराने वाले हैं वहां पर छोड़ दिया गया, या तो जॉब करनी करो वरना भागो यहां से, कहीं और जाकर काम करो, ठीक है। तो इस तरीके से और ज्यादा यहां पर इसको डाइल्यूट कर दिया गया है। यानी कि वर्कर
यूजर के फेवर में नहीं सोचा जा रहा है, जो प्रोवाइड कराने वाले हैं उनके फेवर में सोचा जा रहा है। तो डाइल्यूट किया जा रहा है यहाँ पर राइट को और ज्यादा है। तो इस तरीके से डाइल्यूट करने वाला पर्सन जॉब के बारे में बात करेगा तो ऑलरेडी इसको डाइल्यूट करे, तो राइट टू वर्क के बारे में कहां से बात कर लेंगे। तो इसलिए यहां पर जो अगर फ्यूचर में अगर आप लोग चाहते हैं ह्यूमैनिटी को अगर सही रखना है आप लोगों को, तो वर्क शुड बी फुलफिल्ड, एक तरीके से मिलना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए और इसको इस तरीके से रखना चाहिए आगे भी कंटिन्यूअस चीजें यहां पर चलती रही, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को चीजों को लेकर चलनी है। तो ये सारे सेक्टर जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हम लोग अपनी कंट्री काफी अच्छे से बढ़ा सकते हैं, तो यहां से हम लोग जॉब क्रिएट कर सकते हैं और यहां पर वो लोग काम करेंगे जो कि ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसको समझिए, ओके। तो ये था यहां पर आर्टिकल, आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल यहां पर ब्रेक्जिट के बारे में बात कर रहे हैं। पहले तो आप लोग ये समझिए ब्रेक्जिट है क्या। ब्रेक्जिट में जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन एग्जिट हो रहा है कहां से, यूरोपियन यूनियन से, तो इसको ब्रेक्जिट बोलते हैं। यूरोपियन यूनियन में 28 मेंबर हैं, 28 में से ब्रिटेन अगर बाहर निकल जाता है तो 27 मेंबर यहां पर रह जाते हैं। इसके लिए इनकी कंट्री में क्या कराया गया, रेफरेंडम। रेफरेंडम कराया गया 23 जून 2016 में। तो बीरबल की खिचड़ी हो चुकी है, 2020 में भी हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। आज तक ब्रिटेन बाहर नहीं निकला ढंग से, अब यहां पर आकर ये चीजें इंप्लीमेंट होती नजर आ रही है, अब यहां पर ये बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। रेफरेंडम का मतलब एक तरीका इलेक्शन होता है, जनता से डायरेक्ट पूछा जाता है कि आप लोग क्या चाहते हैं। तो यानी कि हमारी कंट्री में ये कराया जा सकता है, जी हां बिल्कुल कराया जा सकता है, पर लेकिन जो छोटी कंट्री होती है, कम पॉपुलेशन होती है, वहां पर चीजें नॉर्मली रेफरेंडम के थ्रू कराई जाती हैं। हमारी कंट्री इतनी बड़ी कंट्री है, यहां पर रेफरेंडम जैसी चीजें कराना काफी टफ हो जाता है, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये सारी चीज जनता से पूछी जाए। इसीलिए पार्लियामेंट में लोगों को बैठाया गया, वहां पर वो अपने हिसाब से काम करें। तो ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला है, तो अब ब्रिटेन को कुछ तो चाहिएगा यहां पर कि हाँ भैया ऐसी ऐसी जिंदगी होनी चाहिए, ऐसे हमको चीजों को आगे लेकर चलना है, तो उसको समझते हैं। ब्रिटेन जो है यहां पर जापान के साथ मिलकर काम कर रहा है। ब्रिटेन जो है एक तरीके से जापान को एक ट्रेडिंग पार्टनर के तरीके से देखा जा रहा है और एक तरीके से गेटवे देखा जा रहा है यहां पर, जो अगर बात करें TPP-11 के अंदर यहां पर घुसने की कोशिश इसके द्वारा की जा रही है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के बारे में यहां पर बात की जा रही है। क्या है ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, पहले आप लोग इसको समझिए। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो है ये एक तरीका ग्रुप था जो कि यहां पर क्रिएट किया गया था। उस टाइम पर जब क्रिएट किया गया तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, ये चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये सारी कंट्री थी। पर लेकिन जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, उन्होंने यहां पर इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो पहले ये 12 कंट्रीज में, आज के डेट में 11 कंट्रीज में रह गई हैं। तो ये साइन किया गया था 4 फरवरी 2016 में, साइन किया गया 4 साल पहले, पर लेकिन आज तक इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, ठीक है। इसी के साथ में ड्राफ्ट तैयार किया गया था 2015 में। तो ये क्या है यहां पर, ये कंट्री है यहां पर जिनको आप लोग देखते हैं। तो ये है मैप यहां पर, इसको अगर आप लोग इस मैप को जैसे ट्रांस पैसिफिक जो शब्द यूज किया गया है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप लोग यहां से समझ सकते हैं। जैसे अपनी कंट्री यहां पर है, ये है यहां पर अपनी कंट्री। अगर बात करें पैसिफिक ओशन का है, ये पैसिफिक ओशन हो गया। तो यहां पर जापान से लेकर आप लोगों को यहां पर मेक्सिको जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं, तो ट्रांस यानी क्रॉस कर यहां पर इसको जा रहे हैं। आप लोग इसका समझिए, जैसे आप लोगों को यहां पर दिखाता हूं मैं, ये मैप ऐसे खुल जाएगा, जब इसको आप लोग वो करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए यहां पर, ये आप लोग जब यहां पर यूएसए को इंडिया के कंपेयर में देखते हैं, तो यहां से आप लोग देखिए कि यहां से होते हुए, यहां से होते हुए, यहां से होते हुए यूएसए इधर जा रहे हैं। इधर भी तो हम लोग जा सकते हैं यूएसए की साइड में आसानी से, इधर यूएसए हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो पैसिफिक है उसके बीच वाला जो पोर्शन हो गया यहां पर, ठीक है, ऐसे यहां पर, तो ये पैसिफिक हो गया यहां पर। तो अब साउथ कोरिया, ये जापान, ये सारी कंट्री तो पैसिफिक के थ्रू यहां पर होते हुए जा रहे हैं। इसको आप लोग यहां से समझिए, ट्रांस पैसिफिक यानी कि पैसिफिक से क्रॉस कर एक दूसरे के साथ में रिलेशन बना रहे हैं। तो जो यूके है वो भी यहां पर जापान के थ्रू अपनी इसमें एंट्री करना चाहते हैं। तो यहां पर पहले 12 कंट्री थी, यूएसए बाहर निकल गया, इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहते थे और यूरोपियन यूनियन जैसी एक न्यू सिंगल मार्केट बनाना चाहते थे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहां पर बेसिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही थी। इसका मतलब ये होता है कि एक दूसरी कंट्री में अगर कोई प्रोडक्ट बेचा जाएगा उसके ऊपर कोई भी टैरिफ वगैरह नहीं लगाएंगे। तो ये सारे मुद्दे, सारी चीजें यहां पर देखने को मिल रही थी। तो इसके चलते यहां पर ये इसमें एंट्री करने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए गेटवे बोला जा रहा है यहां पर ब्रिटेन के द्वारा इसमें एंट्री करने का। एक छोटा सा और क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहां पर पूछता हूं, अगर पूछता गया आप लोगों को, चले बता ही देता हूं, जो खासकर जो नए बच्चे देख रहे हैं, हालांकि पहले बता चुका हूं। अगर आप लोगों से यहां पर इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और यूके में कोई डिफरेंस पूछे तो क्या डिफरेंस है? यहां पर जो सबसे बड़ी टर्म है वो है यहां पर, ये है यूनाइटेड किंगडम, यूके। यूके में कौन कौन आता है? यूके में आता है नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और ये स्कॉटलैंड। तो ये 4 जो बेसिकली एरिया है ये यूके के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर लेकिन जब आप लोग ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, कहने के लिए ग्रेट है पर लेकिन यूके से नीचे है, इसमें स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड आता है। तो इंग्लैंड जो है वो पर्टिकुलर एक एरिया है यहां पर, ठीक है। सबको मिलाकर इसको ब्रिटिश इसलिस यानी कि ब्रिटिश आइलैंड बोल देते हैं, जिसमें फिर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी आ जाता है। तो ये सारा मुद्दा था यहां पर जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो ये था टोटल आप लोगों के सामने ये आर्टिकल, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन आप लोगों से जो मैंने पूछा था उसका आंसर दे देता हूं, उससे पहले देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर एक कोटेशन देखी, एक क्वेश्चन था जो आप लोगों ने अटेम्प्ट किया, ओवरव्यू लिया, कार्टून था आप लोगों के सामने, इसके बाद में आर्टिकल डिस्कस किया काफी डिटेल में आप लोगों के सामने, जो आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट हम लोगों ने जो आर्टिकल डिस्कस किया यहां पर प्रीमियर लीग आईपीएल के बारे में कुछ डिटेल में चीज जानी। नेक्स्ट आर्टिकल हम लोगों ने जो डिस्कस किया यहां पर मिनिस्ट्री के द्वारा ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। नेक्स्ट हम लोगों ने जो यहां पर डिस्कस किया ये राइट टू वर्क के बारे में, काफी डिटेल में मैंने आप लोगों से चीजें यहां पर डिस्कस की, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है। इसी के साथ में नेक्स्ट जो हम लोगों ने आर्टिकल डिस्कस किया, यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया किसके बारे में, ये था यहां पर ब्रेक्जिट के बारे में, ठीक है। तो ये ब्रेक्जिट से रिलेटेड और पोस्ट ब्रेक्जिट के बारे में चीजें जानी। अब आज का क्वेश्चन है जो आप लोग को अटेम्प्ट करना है, बात की जा रही है यहां पर बेरेंट सी जो है वो एक मार्जिनल सी है आर्टिक ओशन के अंदर। दूसरा बात की जा रही है यहां पर एक तरीके से ये नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्वे एंड रशिया को डिवाइड किया जा रहा है यहां पर नॉर्वेजियन और रशियन टेरिटरी वाटर के अंदर। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी बोला गया 2, सी बोला गया बोथ, डी बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो सही आंसर यहां पर सी, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। आप लोग इसको एग्जैक्ट मैप में देखते हैं, ये हो गया बेरेंट सी, ठीक है। यहां पर देखिए कारा सी यहां पर ये हो गया, इसी के साथ में ये हो गया नॉर्वेजियन सी यहां पर हो गया, ग्रीनलैंड सी यहां पर हो गया क्योंकि ऊपर ग्रीनलैंड है यहां पर ये, ठीक है। यहां पर आर्टिक ओशन हो गया, यहां पर नॉर्थ सी हो गया, बाल्टिक ओशन हो गया, ठीक है, व्हाइट सी हो गया यहां पर ये। तो इनके बारे में आइडिया आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, ग्रीनलैंड जो है वो किस कंट्री की टेरिटरी है? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन। अगर किसी भी रीजन से आप लोगों को लगता है कि लेक्चर अच्छा था और यहां तक आप लोगों ने इसको देख लिया है तो फीडबैक देकर जरूर जाइएगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कुछ नया सीखा है तो लेक्चर को लाइक और शेयर कर सकते हैं, वरना डिसलाइक कीजिएगा और डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बताना डिसलाइक क्यों किया है, ताकि आने वाले टाइम में इंप्रूव किया जा सके। मेरे साथ में ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।